नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी 5 राज्यों के चुनावी घमासान की पूरी तस्वीर लेकर आपके सामने आया हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आज की सबसे बड़ी खबर हैं, अहम खबरें हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला किया है। कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू के लिए पाकिस्तान से आती है सिफारिश। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। ओपिनियन पोल ने दावों को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ओपिनियन पोल के कौन खुश है, कौन नाराज, यह भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। पंजाब चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पंजाब चुनाव में अब इमरान खान की एंट्री हो गई है। पंजाब चुनाव के बीच पाकिस्तान वाली गुगली क्यों फेंकी गई, किसने फेंकी, यह सवाल आज पंजाब में गूंजता रहा। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने गुगली पर छक्का खूब उड़ाया। 2 कदम आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने वाले सिद्धू आज पाकिस्तान वाली गुगली में खुद घिर गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान से आई थी। सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान के इमरान खान ने करवाई थी। पंजाब के चुनावी मैच में पाकिस्तान की एंट्री से जुबानी तीर बहुत तेजी से चलने लगे। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे, अब पंजाब चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कैप्टन की तरफ से उनके पास संदेश आया था और उस संदेश में नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश की गई थी। एक बार फिर से तफसील से सुनिए कि चुनावी समर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन सा नया राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। That was what the message which came. अमरिंदर सिंह का यह बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि सिद्धू पंजाब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग की गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सिद्धू के दोस्त इमरान खान से सिफारिश करवाई गई थी। कैप्टन अमरिंदर यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पड़ोसी देश से सिद्धू की सिफारिश वाली बात उन्होंने सोनिया गांधी को भी दी थी। पंजाब में चुनावी चौसर सज चुकी है, छह मात का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर के नए आरोप के बाद सियासी बवाल होना तय है। कैप्टन के नए आरोप पर देश की सबसे पुरानी पार्टी बैकफुट पर तो है, लेकिन चुप नहीं। पूरे सर्व सम्मान के साथ हमारे बड़े नेता रहे, हम लोगों का लंबा साथ रहा, लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें करना गलत है। और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बनता है। सुर्खियां बटोरना, खबरों में बने रहना, एक डिवाइड प्ले करना, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। आज पंजाब में मुद्दा किसानों का है, आज पंजाब में मुद्दा एमएसपी का है, आज पंजाब में मुद्दा बेरोजगारी का होगा, आज पंजाब में ये मुद्दे, इस तरह के मुद्दे से सिर्फ ध्यान भटकाया जा सकता है जो वो कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही अमरिंदर सिंह के बयान को शर्मनाक बता रही हो, लेकिन चुनावी समर में बीजेपी को नया मुद्दा हाथ लग गया है। अगर आप देखिए ऐसी हालत हो गई है, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो उनके मंत्रिमंडल में
मंत्री थे तो उन्होंने कई महीनों में फाइलों को देखा ही नहीं और सारा उन्होंने उनको भी तब दी थी, चेतावनी दी थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से सिफारिश आई उन्होंने, तो इसका बयान आएगा तो अब मैं भी देख लूंगा। सिद्धू और पाकिस्तान के बीच प्रेम कोई नया नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बुलावे पर वो पड़ोसी मुल्क जा चुके हैं और पड़ोसी मुल्क के सेना प्रमुख और सियासतदानों के साथ सियासी जप्पी भी ले चुके हैं। उस वक्त भी उनकी जमकर खिंचाई हुई थी और अब तो चुनाव के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नया खुलासा किया है। उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज कसाब के नाम पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला हुआ है। अगर कसाब जिंदा होता तो समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बन जाता। आज याकूब मेनन के नाम पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला हुआ है। अगर याकूब मेनन जिंदा होता तो समाजवादी पार्टी उसे टिकट दे देती। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव पर यह हमला यूं ही नहीं हुआ है। आज अखिलेश यादव ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव की माने तो पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव की जुबान पर जिन्ना की तारीफ वाले बोल आए थे, तब भी खूब बवाल मचा था। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव का यह बयान चुनावी सियासत का नया एजेंडा बन गया है। बीजेपी के हमले का नया हथगंडा भी बन गया है। आप देखिए किस तरीके से इस चुनाव में पाकिस्तान की कसाब की एंट्री हो गई है। जो पाकिस्तान अपने दिल में भारत के लिए जहर लिए बैठा है, जो पाकिस्तान हर वक्त भारत पर आतंकी हमले की साजिश बुनता रहता है, जो पाकिस्तान हमारे हजारों सैनिकों का हत्यारा है, वो पाकिस्तान अखिलेश बाबू की नजर में देश का असली दुश्मन नहीं है। वोट के नाम पर समाजवादी पार्टी काम पर। यूपी में जारी सियासी समर के बीच अखिलेश बाबू का यह बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना जिन्ना प्रेम पहले भी जग जाहिर कर चुकी है। पिछले साल एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश बाबू हरदोई पहुंचे थे और मिशन आजादी में सरदार पटेल की भूमिका का जिक्र करते करते वो जिन्ना प्रेम का इजहार कर बैठे थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले अखिलेश का पाकिस्तानी प्रेम उनकी खूब किरकिरी कर रहा है। बीजेपी को चुनाव में समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए एक और मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रति अखिलेश का नरम रवैया सियासत का सबसे बड़ा सबब बनता जा रहा है। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अखिलेश बाबू को लगता है कि बीजेपी महज वोटों के लिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन बनाती है।
अखिलेश बाबू को भले ही पाकिस्तान के मंसूबे पाक नजर आते हों, लेकिन अखिलेश का पाकिस्तानी प्रेम पूर्व सैनिकों को भी बेहद खटक रहा है। यदि इसी तरीके की नीतियां और इसी तरीके के विचार राजनीतिक दल रखते रहे तो जाहिर है कि इससे जो आतंकवादी तत्व हैं, जो पाकिस्तान जैसे जो आतंकपरस्त राष्ट्र हैं, उनका मन बढ़ेगा और वो भारत के विरुद्ध साजिशें कहीं तेज गति से रच सकते हैं। तो इस तरीके के राजनीतिक बयानों से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत के प्रति दुर्भावना रखता है, ये किसी से छुपा नहीं है। बात चाहे बंटवारे के वक्त की हो या मौजूदा वक्त की, पाकिस्तान आए दिन सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में रहता है। ये बात अलग है कि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। फिर भी पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से हर भारतवासी वाकिफ है। बावजूद इसके चुनावी समर में अखिलेश बाबू को पाकिस्तान असली दुश्मन क्यों नहीं लगता, ये समझ से परे है। लेकिन फिलहाल अखिलेश के पाकिस्तानी प्रेम पर विरोधियों को तंज कसने का मौका मिल गया है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि फिर दुश्मन कौन होता है? वह पाकिस्तान जो आए दिन भारत में घुसपैठ कराता है, वह पाकिस्तान जो भारत में जिहादियों को भेजता है, वह पाकिस्तान जिसने भारत पर 4-4 बार अटैक किया है, वह पाकिस्तान जिसने मुंबई में मुंबई जैसे अटैक कराए, वह पाकिस्तान जिसके कारण से दशकों से हमारे कश्मीर के भाई बहन रोज मारे जा रहे हैं, आखिर वह दुश्मन नहीं है तो फिर दुश्मन कौन होता है? मैं तो यही कहूंगा कि भारत में जो भी पाकिस्तान का यार है वह गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में जुटे हैं। भारत में आतंकवाद का असल कारण पाकिस्तान ही है, इससे शायद ही कोई भारतीय इनकार करे, लेकिन पाकिस्तान के प्रति समाजवादी पार्टी के मुखिया का सॉफ्ट कॉर्नर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यह बयान मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया है या फिर चंद वोटों की चाहत में अखिलेश बाबू सेल्फ गोल कर बैठे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह मुद्दा काफी अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार में कोई जाति, कोई धर्म का काट चल रहा है। मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने के लिए पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव के एम फैक्टर को डिकोड करते हैं। आपको समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कितने मुस्लिम वोटर हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं। यहां पर आधे से ज्यादा यानी 51% वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रामपुर का नंबर आता है, यहां पर 50% वोटर मुस्लिम हैं। वहीं बिजनौर की मैं बात करूं तो 43% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर में करीब 42% मुसलमान वोटर हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में 41% से ज्यादा वोटर हैं और अमरोहा में 41% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बलरामपुर में 37% मुस्लिम वोटर हैं। मेरठ में 34% मुस्लिम वोटर हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और कहीं न कहीं इन चुनावों में इन सीटों पर जीत हार का फैसला भी ये ज्यादा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्म के लिहाज से जो ध्रुवीकरण वाली सियासत क्यों होती रही है। 80-20 वाले बयान को आखिर क्या वजह है, वोटरों का फीसदी वाला बंटवारा क्या है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। हिंदू 79% हैं, मुस्लिम 19% हैं और अन्य जो हैं वो 2% हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो जाति और धार्मिक समीकरण वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि हिंदू, मुसलमान और जो अन्य हैं वो कितने फीसदी उत्तर प्रदेश में हैं।
उत्तर प्रदेश के यानी तमाम जो जिले हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा इतने समुदाय का फासला होता है, यानी सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय का प्रभाव रहता है। जो इन सीटों में मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूं, 79% हिंदू हमारे मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद जो 19% है और जो अन्य हैं उनकी 2% है। यह उत्तर प्रदेश का एक डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो तमाम जिलों की बात करूं, चाहे मैं पूर्वांचल की बात करूं, चाहे मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, अवध की बात करूं, इन तमाम जो इलाके जिले हैं, इन जिलों में सबसे ज्यादा अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें हम हिंदू वोटर कहते हैं। उसमें यादव भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, उसमें तमाम जो समुदाय हैं वो तमाम इसमें आ जाते हैं। और इसीलिए जो अलग अलग सीटें होती हैं उन पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। यह उत्तर प्रदेश का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में हार जीत का फैसला तय करने की ताकत रखते हैं। अखिलेश यादव इस वोट बैंक को रिझाने के लिए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। मुस्लिम वोट कई सीटों पर हार जीत का पासा पलट सकते हैं। अखिलेश यादव इस वोट बैंक को साधने के लिए जिन्ना की तारीफ करने से नहीं चूकते। मैं सरफराज सैफी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखता आ रहा हूं, कवर करता आ रहा हूं। अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम वाले इस बयान के पीछे MY समीकरण काम कर रहा है, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के पीछे MY समीकरण काम कर रहा है। मैं सरफराज सैफी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम फैक्टर को लगातार डिकोड कर रहा हूं। आप खुद देखिए कितनी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार का जो मुस्लिम वोटर हैं और इसके अलावा जो दूसरे किस्मत वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सितारा चमक सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए उत्तर प्रदेश की सियासत को। उत्तर प्रदेश में वोटिंग का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है और इतिहास गवाह है कि चुनाव में जिस भी पार्टी को मुस्लिमों का साथ मिल जाता है उस पार्टी की लखनऊ की राह काफी आसान हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल्य जिलों की बात करें तो रामपुर में सबसे ज्यादा 50.57% मुसलमान हैं। रामपुर के बाद मुरादाबाद और संभल जिले का नंबर है। दोनों जिलों में बराबर 47.12% मुसलमान है। बिजनौर की बात करें तो वहां 43.3% मुसलमान है और सहारनपुर में मुस्लिमों की आबादी 41.95% है। मुजफ्फरनगर और शामली जिले में भी मुसलमानों की आबादी 41.30% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में पहले और दूसरे चरण में ही वोट डाले जाने हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कि क्या अखिलेश बाबू का पाकिस्तान प्रेम वोटों की खातिर ही उमड़ा है। अखिलेश जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीके का बयान है। भाजपा हो या समाजवादी हो या कोई और पार्टी हो, चुनाव में इस तरीके की बात करना उचित नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान का, वह हमारा दोस्त तो है नहीं, पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल क्लियरेशन में दुश्मन है, तो उसे ये कहना कि वो हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन इन बातों से सब पार्टियों को और खासतौर से अखिलेश जी को भी बचना चाहिए। हमारा स्टेट का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है, इसके अंदर हमारे मुद्दे विकास के होने चाहिए, यूपी को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम में या जिन्ना में या पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है इसके ऊपर मुद्दे नहीं भटकाना चाहिए पब्लिक को। इसके अंदर तो सीधा हमारे विकास की बात होनी चाहिए, यूपी के अंदर जो विकास होना चाहिए, यूपी के अंदर जो लाइन ऑर्डर की बात होनी चाहिए, इसके ऊपर मुद्दे बात होनी चाहिए। ये सब पार्टी जो भी करती है ये गलत करती है, गलत बयान है बिल्कुल। ये बात तो सच है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है और इसी के बलबूते अखिलेश बाबू ने 2012 में लखनऊ की लड़ाई जीती थी।
22 की लड़ाई में भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का खासा ख्याल रखा है। समाजवादी पार्टी ने जाट बहुल्य सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया है, जो जाट बिरादरी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम जीतने की खातिर समाजवादी पार्टी MY समीकरण का पूरा इस्तेमाल कर रही है। यादव तो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर हैं ही, समाजवादी पार्टी का फोकस मुसलमानों पर भी है। समाजवादी पार्टी के 159 प्रत्याशियों की लिस्ट में 30 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों की बात करें तो रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। रामपुर जिले की स्वरा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर की सीसामाऊ सीट से इरफान सोलंकी को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है, तो शाहजहांपुर सीट से तनवीर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बरेली जिले की 9 सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बरेली जिले की बहेड़ी सीट से अताउर्रा रहमान, मीरगंज से सुल्तान बेग और भोजपुरा से शाहजिल इस्लाम अंसारी को टिकट दिया गया है। नईद हसन गैंगस्टर एक्ट के सिलसिले में जेल में बंद है। बावजूद इसके नईद हसन की उम्मीदवारी बरकरार रहने पर बीजेपी को समाजवादियों को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रेम पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पर अखिलेश बाबू विरोधियों को सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे अखिलेश बाबू का मुस्लिम प्रेम सियासत का सबब तो बन गया है, लेकिन चुनावी समर में इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और क्या भाईजान के सहारे साइकिल लखनऊ तक पहुंचेगी, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि चुनाव से पहले जो तमाम समीकरण वाले आंकड़े आ रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। चुनाव के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। टीवी चैनलों की स्क्रीन पर ओपिनियन पोल के आंकड़े किसी दल की सरकार बना रहे हैं तो किसी दल के कार्यकर्ताओं को ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, सालों से मैं चुनाव कवर करता आ रहा हूं। ओपिनियन पोल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। एक बार फिर से
चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े मनगढ़ंत हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। आप बने रहिए, मैं आपको समझाता हूं कि ओपिनियन पोल के आंकड़ों से क्यों परेशान है समाजवादी पार्टी और उनके दिग्गज नेता, क्यों परेशान है अखिलेश यादव, क्यों परेशान है मुलायम सिंह यादव का कुनबा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। ओपिनियन पोल पर भड़के समाजवादी। चैनलों के ओपिनियन पोल से समाजवादी पार्टी नाराज। शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची सपा। ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। मतदाताओं को भ्रमित करने के लगाए आरोप। मतदान की पास खिसकती तारीखें सियासी पार्टियों को परेशान कर रही हैं। ऐन मौके पर जरा सी हवा बदली नहीं कि बड़ा बदलाव हो सकता है। बस कुछ दिनों की तो बात है। मतदाताओं का मिजाज उनके मन लायक बना रहे हैं। सबकी कोशिश बस यही है, ऐसे तनाव भरे माहौल में तमाम तरह के ओपिनियन पोल नेताओं की चिंता बढ़ा देते हैं। पक्ष में माहौल दिखाया जा रहा है या विपक्ष में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तनाव की बड़ी वजह तो बन ही जाते हैं ओपिनियन पोल। चुनाव के चरम काल में ऐसे ओपिनियन पोल में अगर कुछ भी पार्टी के खिलाफ या फिर कमजोर स्थिति जैसा कुछ दिखाया जाता है तो पार्टी के नेताओं की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के यूपी में चुनाव से जुड़े ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मूड खराब हो रहा है। पार्टी को कमजोर ना सही, ज्यादा अच्छी स्थिति में भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है। पार्टी को इसके पीछे कोई सियासी साजिश नजर आ रही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने टीवी न्यूज चैनल्स पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसे सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इन ओपिनियन पोल्स पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाचार चैनलों की ओर से दिखाए जा रहे जनमत सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 8 जनवरी 2022 को हो गया है। प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को और मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। कई न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों के द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी चैनलों के ओपिनियन पोल पर तो भड़की हुई है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। शाह के डोर टू डोर कैंपेन में जुटी भीड़ को आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन बताया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि शामली के कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए 10 लोगों से अधिक संख्या में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने आयोग से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी में चुनावी खींचातान चरम पर है। वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश तेज है। ऐसे माहौल में चुनाव आयोग को लिखी जा रही समाजवादी पार्टी की शिकायती चिट्ठियों ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इसकी तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है।
समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देख करके बौखलाहट में आ गई है और इसीलिए कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने की मांग करती है, कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और कभी डिजिटल माध्यमों में अपनी कमजोरी का रोना रोती है। ये समाजवादी पार्टी अपने हार के कारण गिन रही है। वास्तविकता में जनता के दिलों में आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का जैसा प्रभाव है, उसका रुझान जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है और अखिलेश यादव जी इससे घबरा रहे हैं। इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने से आपकी हार टल नहीं सकती है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। जरा सी लापरवाही ज्यादा नुकसान का डर बना देती है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओपिनियन पोल हो या फिर किसी नेता विशेष की एंट्री से बना माहौल विपक्ष की परेशानी पर बल ला देता है। ऐसे में सभी की उम्मीदें चुनाव आयोग से बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फरवरी के पहले हफ्ते में पीक पर रहेगा कोरोना। फरवरी के पहले हफ्ते में घर से निकले तो कोरोना के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में लापरवाही बरती तो आपके परिवार पर अटैक कर सकता है कोरोना। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट का दावा है फरवरी के पहले हफ्ते के बाद कोरोना की रफ्तार घटेगी। फरवरी के पहले हफ्ते के बाद कोरोना का अटैक घटेगा। इस बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है, पर कर्नाटक के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया का जीना मुहाल कर रखा है। महामारी के अनगिनत और नए स्वरूपों ने आम जनता के साथ वैज्ञानिकों को भी परेशानी में डाल रखा है। अब यूरोप में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया रूप देखने को मिला है, जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया उपस्वरूप है। आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। दुनिया के 40 देशों में मिला नया उपस्वरूप। भारत में भी नए वेरिएंट के सैंपल्स मिल चुके हैं। एक तरफ दुनिया नए सब वेरिएंट से चिंता में है, तो दूसरी तरफ देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए। हालांकि उसमें हल्की गिरावट देखी गई। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई। कोरोना का नया शिकार एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। मैं कोरोना संक्रमित हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जैसा डॉक्टर ने बताया मैं वैसा इलाज ले रहा हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना टेस्ट करवा लें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। देश में सबसे ज्यादा नए केस दक्षिणी राज्य कर्नाटका से आ रहे हैं। यहां पर रोजाना केस के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। रविवार को 50,210 नए मामले मिले। किसी भी लहर में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 5 मई 2021 को 50,112 केस मिले थे। बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर तेजी में कुछ ब्रेक लगी है। पिछले 3 दिनों को देखते हुए नए केस कम आ रहे हैं। 21 जनवरी को 48,270 नए केस आए, तो 22 जनवरी को 46,393 नए मामले आए। वहीं 23 जनवरी को 40,805 नए केस आए। देश की राजधानी दिल्ली में भी नए मामले की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में रविवार को 9,197 नए केस दर्ज किए गए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। 13,510 लोग ठीक भी हुए हैं। इसमें एक दिन पहले शनिवार को 11,486
डेली केस दर्ज किए गए थे और 45 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली एम्स के वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी अब एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रही है और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये लगभग सभी लोगों को हो जाएगा। इसके बाद ये एंडेमिक वायरस में बदल जाएगा। हमारी कंट्री में भी जो है यह जो है डेथ जो है जिस तरीके से कम हुई है, दिल्ली में देखें तो पीक जा चुका है, लेकिन 80% हमारे बेड जो है हमेशा खाली रहे, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट की बेड हो, तो सिवियरिटी कम हो रही थी, डेथ कम हो रहा था, तो ओवरऑल माइल्डर वेरिएंट थे। दूसरा, हमारे यहाँ जिस तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन हुआ सेकेंड वेव में, यह ग्लोबल एविडेंस है। अब तो सीडीसी ने भी अभी अपना जो है MMWR जो वीकली रिपोर्ट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। तो नेचुरल इन्फेक्शन हमेशा बेटर प्रोटेक्शन देता है किसी भी वैक्सीन से अगर कंपेयर करें। उसके बाद वैक्सीन सिवियरिटी और डेथ को कम करता है, बट नेचुरल इन्फेक्शन ज्यादा कम करता है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में हुआ और जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन का हुआ कि वह जो है ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन जो है प्रोटेक्टेड है। तो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे हम एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एंडेमिक की तरफ बढ़ चुके हैं। इस बीच IIT मद्रास ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि 6 फरवरी यानी अगले 2 हफ्ते में चरम पर पहुंच जाएगा। स्टडी के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू में कमी हो गई है। 14 से 21 जनवरी के बीच R वैल्यू 1.57 रिकॉर्ड की गई। 7 से 13 जनवरी के बीच R वैल्यू 2.2 थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना का कहर आने वाले दिनों में कम होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में कोविड के मामलों में 15 फरवरी से गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। कई जगहों पर मामलों में गिरावट आनी शुरू भी हो गई है और कुछ राज्यों में मेट्रो सिटीज में मामले स्थिर होने लगे हैं। वैक्सीनेशन के कारण तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। 74% वयस्क आबादी को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं, यानी थर्ड वेव का एंड गेम शायद शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं क्यों कोरोना महामारी के बीच रूस और अमेरिका जैसे देश आपस में भिड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की सीमा पर रूस की फौज तैनात है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की तरफ से सैन्य संसाधनों की पहली खेप पहुंच चुकी है। रूस अमेरिका के बीच बढ़ती ही जा रही है तनातनी। यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद से रूस नाराज। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना की मोर्चाबंदी। कभी भी रूस कर सकता है जंग ऐलान। यूरोप और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी का भी कोई असर रूस पर होता नहीं दिख रहा। पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी भी यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात। इस तनातनी वाले माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिकी हथियार की खेप का यूक्रेन पहुंचना। अमेरिका ने अपने वादे के अनुसार तमाम तरह के सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिका के उच्चायुक्त की तरफ से ही सामने आई। अमेरिका के उच्चायुक्त बताया है $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप यूक्रेन की मदद के लिए
कीव पहुंच गई है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ते कीवी और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों से भी मुलाकात की है। अमेरिकी रक्षा उपकरणों के कीव पहुंचने के पीछे इसी दौरे को बताया जा रहा है। अमेरिकी उच्चायुक्त की तरफ से भी ऐसा ही दावा दोहराया गया। अमेरिकी उच्चायुक्त का दावा, अमेरिका लगातार यूक्रेन को ऐसी मदद पहुंचाता रहेगा जिससे यूक्रेन की सैन्य बल को मदद मिल सके। इस समय यह मदद यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने में मदद करेगी। अमेरिका के अलावा बाल्टिक नेशन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। इन देशों ने अमेरिकी एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन की मदद के तौर पर भेजने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को हर तरह की सैन्य सहायता दी जा रही है। रूस इस मदद को लेकर भी खासा नाराज है। अपने ट्रूप्स को एमास किया है यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर और थ्रेटन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे युद्ध कर सकते हैं, जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। तो उसके रिस्पांस में अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेस ने क्या किया है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स को वहाँ भेजने के लिए बोला है। एस्टोनियन बाल्टिक कंट्रीज ने बहुत सारे वेपन्स की डिप्लॉयमेंट करी है। फ्रांस वेपन भेज रहा है, जर्मनी वेपन भेज रहा है। तो इस तरह से एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया है जो दुनिया के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रूस बार बार अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के लिए मना करता रहा है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे भी इसके कोई आसार नहीं है। कुछ ऐसा ही संकेत देता है अमेरिकी विदेशी सचिव एंटनी ब्लिंकन का ये ट्वीट। नाटो सहयोगी राष्ट्रों की इस मदद के लिए शुक्रिया। हम नाटो सहयोगी राष्ट्र एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की यूक्रेन को की गई मदद का पूरा समर्थन करते हैं। इन राष्ट्रों की तरफ से की गई मदद यूक्रेन को रूस के आक्रमण और गैर जिम्मेदाराना आक्रमण से बचाव में मदद करेगा। हम उनकी इस मदद के लिए उन्हें सलाम करते हैं। एक तरफ तो यूक्रेन के मसले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी तेज होती जा रही है। दोनों ही देश अड़े हुए से लगते हैं, लेकिन माहौल को नरम करने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बार बार कोशिश भी जारी है। इस संदर्भ में 21 जनवरी को दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत बेनतीजा रही। बिल्कुल विपरीत मांगों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जेनेवा में करीब 1.5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को गंभीर माना जा रहा है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। हमारे साथी और सहयोगी रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं देखे होंगे। दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच टकराव के बीच रूस यूक्रेन पर भड़काने वाले एक्शन का भी आरोप लगाता रहा है। रूस का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में यूक्रेन लगा हुआ है। यूक्रेन के साथ रूस के टकराव की वजह पुरानी है। पश्चिमी यूरोप और नाटो के साथ यूक्रेन की नजदीकी, यूक्रेन के साथ अमेरिका का खड़ा होना, 2014 में क्रिमिया पर रूस का कब्जा, 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये यूक्रेन एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और ये बिल्कुल एक ईस्टर्न यूरोप में जो नेटो की चल रही है ये उसके मुहाने पर है।
तो हमेशा से ही जो यूक्रेन का रुझान था वो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर बनना चाहते थे और वो नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, परंतु रशिया ये नहीं चाहता। अगर यूक्रेन में मेंबरशिप आ जाए नेटो की और वहाँ पे नेटो के वेपन्स डिप्लॉय हो जाएं तो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो उनका ये पूरा एफर्ट था कि किसी तरीके से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में या नेटो के इन्फ्लुएंस में जाने से रोका जाए। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना क्रिमिया। साल 2014 में रूस ने क्रिमिया पर तब कब्जा किया जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। एक महीने के बाद मार्च 2014 को रूस की सेना क्रिमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत यह दिखाया गया कि क्रिमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। इस बात को लेकर यूक्रेन के अंदर भारी असंतोष कायम है। इसे ही बैलेंस करने के नाम पर अमेरिका और यूरोपीय संघ अपनी संभावना तलाशते रहते हैं, दुनिया के इस हिस्से में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ये बात रूस को नागवारा गुजरती है। आज हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दुनिया की नजर रूस और अमेरिका पर टिकी है। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध के हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।